नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा। आज मुद्दा में बातचीत करेंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के नए ठिकाने की। जी हां, उनका नया ठिकाना अब आजमगढ़ होगा। और आजमगढ़ का यह आवास क्या कोई नया प्रयास है जिसकी ओर संकेत हो रहा है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नए घर का पता अब आजमगढ़ है। इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर इसके पीछे क्या रणनीति है। आगामी पंचायत चुनाव और वर्ष 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के पहले अखिलेश के इस कदम को सियासी रणनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। वर्ष 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली बढ़त को अखिलेश यादव जारी रखना चाहते हैं। यही वजह है कि वह पूर्वांचल को अपनी रणनीति का केंद्र बना रहे हैं। अखिलेश अपने इस नए आवासीय कार्यालय से, जिसका नाम पीडीए पर रखा गया है, पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों के साथ समाजवाद की नई पौध तैयार करने की स्ट्रैटेजी बनाएंगे। पीडीए फैक्टर का सबसे अधिक असर भी पूर्वांचल में दिखाई देता है, जहां अच्छी खासी तादाद में ओबीसी और एससी/एसटी मतदाता हैं। पूर्वांचल में 20 जिले आते हैं। इनमें वाराणसी, जौनपुर, भदोही, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, सिद्धार्थनगर, चंदौली और अंबेडकर नगर जिले शामिल हैं। इन 20 जिलों में 120 से ज्यादा विधानसभा सीट आती है, जहां 2014, 2017, 2022, 2019 में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। लेकिन 2024 में समाजवादी पार्टी को यहां बड़ी बढ़त मिली। अखिलेश यादव इसी बढ़त को 2027 में बरकरार रखना चाहते हैं। तो ऐसे में पूर्वांचल के गढ़ को क्या अखिलेश यादव भेद सकेंगे? यह अपने आप में बड़ा सवाल भी है। और क्या जो कोर फैक्टर है समाजवादी पार्टी का, यानी पीडीए, उस फैक्टर से सपा को सियासी बढ़त मिलेगी जिसकी वह तलाश कर रही है और करती रहती है? कुल 20 जिले हैं और इनमें करीब 120 सीटें हैं जो दांव पर हैं, जो किसी भी चुनाव का रुख मोड़ सकते हैं। तो पीडीए फैक्टर और उसके लिए अब नया ठिकाना, यानी आजमगढ़ का अब नया आवास अखिलेश यादव का नया ठिकाना संभवतः होगा। और ऐसे में आजमगढ़ में इस आवास के क्या मायने हैं, क्या कोई सियासी प्रयास है? यह अपने आप में सबसे दिलचस्प पहलू है, क्योंकि यह वही क्षेत्र है जहां 2024 के आम चुनावों के वक्त समाजवादी पार्टी को अच्छी खासी माइलेज मिली थी। और क्या यह माइलेज आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव तक बरकरार रखी जा सकती है? क्या इसी के लिए यह प्रयास है? अब इसके पीछे की रणनीति को समझने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अखिलेश यादव यूं ही कोई कदम नहीं उठाते हैं। यह अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि कुछ भी बिना सोचे समझे अखिलेश यादव करते नहीं हैं। और अब जब उन्होंने अपना नया आवास या नया ठिकाना चुना है, तो वह अपने आप में कुछ न कुछ इशारा तो जरूर कर ही रहा है। और चलिए अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या अखिलेश यादव का यह मिशन पूर्वांचल मायने रखता है। अखिलेश समाजवाद की नई पौध तैयार करने की स्ट्रैटेजी में जुटे हैं। पीडीए फैक्टर का सबसे अधिक असर भी पूर्वांचल में ही दिखता है। पूर्वांचल में अच्छी खासी तादाद है ओबीसी और एससी/एसटी वर्ग के मतदाता की। कुल 20 जिले आते हैं, जिसके बारे में हमने आपको बताया है।
इनमें वाराणसी, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया सरीखे ज़िले हैं। इसके साथ ही पूर्वांचल में ही सिद्धार्थनगर, चंदौली और अंबेडकर नगर ज़िले भी शामिल हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इन 20 जिलों में 120 से ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं। पूर्वांचल में 2014, 17, 22 और 19 में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन 2024 में सपा को यहां बड़ी बढ़त मिली है और इसी बड़ी बढ़त को 2027 में अखिलेश यादव बरकरार रखना चाहते हैं। और क्या गुल खिलाएगा अखिलेश यादव का मिशन पूर्वांचल, यह तो वक्त तय करेगा, लेकिन इस स्ट्रैटेजी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर नेता शशिकांत तिवारी साहब जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर एपीएन विनय राय जी भी जुड़ चुके हैं। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले चूंकि बात समाजवादी पार्टी की हो रही है, पूजा जी रुख आपका ही करेंगे। अखिलेश यादव कुछ भी बिना सोचे समझे तो नहीं करते हैं, कहते भी नहीं हैं बिना सोचे समझे। ऐसे में अब जो नया ठिकाना ढूंढा है आजमगढ़ में उन्होंने, क्या यह 2027 की जो चुनावी लड़ाई है उसको दिशा देने के लिए एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट की तरह काम करेगा? आशय क्या है पूजा जी, आप ही बताइए। आपको नमस्कार कुणाल जी, साथी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। और ये कहना कि जो है आजमगढ़ में नया ठिकाना ढूंढा है, ये मुझे लगता है कि गलत बात हो जाएगी, क्योंकि आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी को इतना प्यार मिला हुआ है। आपको पता है कि सदे के नेता भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं भी आजमगढ़ से सांसद रहे हुए हैं। और अगर जो है बाई इलेक्शन छोड़ दिया जाए, जो कि हमारे गुड्डू जमाली जी हमसे अलग हो गए थे कोई कारणवश, तो उसके अलावा समाजवादी पार्टी को आजमगढ़ से लगातार प्यार मिलता रहा। अभी भी हमारी 10 की 10 विधानसभा में विधायक है आजमगढ़ से। तो ये एक जिम्मेदारी भी बनती है कि वहाँ के कार्यकर्ता जो हैं, जो इतना प्यार करते हैं, उनके बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे भी। और ये आपको पता है कि पूर्वांचल का जो जिले आप अभी कह रहे थे, वहाँ पे 17 विधानसभाएं हैं टोटल, उनको आना हो या फिर जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपना घर है सैफई का हो, तो डिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है। तो बेहतर है कि वो आजमगढ़ में और एक अच्छे तरीके से मिल पाएंगे। आप इसको ऐसे नहीं देखें कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घर बनाया हुआ है। ये जो घर है वहाँ के जो पूर्वांचल के जो कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के, उनका घर है। ये पीडीए का घर है, ये पीडीए का कार्यालय बनाया गया हुआ है ताकि वो सुगमता से आ सके, अपने सुझाव दे सके, अपने विचार रख सके और अपने नेता से आसानी से वार्ता कर सके। इस जो है मंशा के तहत समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने वहाँ पे अपना आवास बनाया हुआ है। और ऐसा आगे भी चलेगा। समाजवादी पार्टी को जहाँ लगेगा कि कार्यकर्ताओं को हम तक पहुंचने में जो है परेशानी हो रही है, तो ऐसे जगहों पे कार्यालय ऐसे बनाए जाएंगे जहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी आराम से पहुंच सके और कार्यकर्ताओं को भी ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। वो जल्दी से जो है अपना पहुंच सके और अपनी बातों को राष्ट्रीय नेतृत्व से डायरेक्टली रख सके, अपनी परेशानियों को रख सके। इसी के मद्देनजर जो है इस घर को बनाया गया हुआ है और 2027 के लिए समाजवादी पार्टी धरातल पर रहकर के कार्य कर रही है। और हमारा फोकस यही है कि जो हमारे कार्यकर्ता है, जो जमीनी कार्यकर्ता है, वो हम तक जो है अच्छे तरीके से जुड़ सके, हमसे जुड़ा उनका और स्ट्रॉन्ग बढ़ सके। ऐसा ना कोई डिस्टेंस जो है कोई परेशानी लेकर के आए कि हम डिस्टेंस से आप बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इन मद्देनजर रखते हुए समाजवादी पार्टी इस दिशा में कार्य कर रही है। पूजा जी, पूर्वांचल का जो इलाका है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कम से कम एक महत्वपूर्ण एपी सेंटर में से एक है। और हम सब जानते हैं कि निरहुआ वहाँ से सांसद हुआ करते थे, फिर इस बार क्या हुआ, आपकी पार्टी के सांसद बने हैं। ऐसे में आपको लगता है जो पूर्वांचल से उम्मीदें हैं वो आपकी और बढ़ गई हैं, वो आपको एक एडेड एडवांटेज के तौर पर दिख रहा है और कुछ पूर्वांचल को इग्नोर नहीं किया जा सकता है यूपी में, क्या इस तरफ भी सोच है? देखिए, ये तो फैक्ट है कि अगर पूर्वांचल की, मैंने कहा ना, पूर्वांचल में जो पूर्वांचल की अगर विधानसभा सीटें देखेंगे तो आप 117 विधानसभा सीटें हैं पूर्वांचल में। और आपने भी कहा नहीं रहुआ, मैंने बताया कि आपको बाई इलेक्शन में हमारे साथ में गुड्डू जमाली जी थे और वो हमसे नाराज हुए।
और हमसे अलग हो गए थे, हालांकि अभी वो हमारे साथ में है, पर उस वक्त जो है हमारे हमसे अलग होने का खामियाजा जो है हमें भुगतना पड़ा था हाँ। कि वो 1.5 लाख से ज्यादा का वोट लेकर के, और आपको पता है कि कितने कम मार्जिन से हम चुनाव बाई इलेक्शन का चुनाव वहां पे हारे थे। तो हमने शुरुआत में कहा कि हम 2027 को लेकर के बहुत जो है अग्रसर हैं, बहुत जमीनी तैयारी कर रहे हैं, और उसी दिशा में ये इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि उसी दिशा में जो है इसका निर्माण भी किया ठीक। गया हुआ है, ताकि जो वहां की जनता है हम उनसे डायरेक्ट कनेक्ट कर पाए। जब तक आप जमीन पे रह करके जनता के बीच में नहीं रहेंगे, आप परेशानियों को नहीं समझ सकते। और समाजवादी पार्टी लगातार जनता के बीच में रह करके धरातल पर उनकी परेशानियों को समझते हुए उनके साथ में खड़े होकर के लड़ने का जो कार्य है उसको बढ़ा रही है। हाँ। और जो है ये आप बगल में कहीं देखिए गोरखपुर है, बगल में ही बनारस भी है, तो समाजवादी पार्टी को पता है कि आप परेशान कर रहे हैं जनता को, तो हम जनता से, ताकि वो हम तक पहुंचने में उनको आसानी पहुंचे, इसलिए जो है समाजवादी पार्टी इस दिशा ओके में कार्य कर रही है। ओके तिवारी साहब, पूर्वांचल वह इलाका है जिसने आपको भी बहुत सारे फल दिए हैं। यदा कदा आपको वहाँ से अच्छे रिजल्ट्स मिलते रहे हैं, लेकिन चुनौती भी है। आपके संगठन, आपके गठबंधन के जो साथी हैं सुभा सपा के, वह भी अपना दबदबा वहीं से दिखाते बताते हैं। कई कंटेंडर्स हैं वहाँ पे। ऐसे में अब सपा सुप्रीमो भी उसी ओर निगाह किए हैं। इससे आपकी बेचैनी थोड़ी और बढ़ती है बतौर बीजेपी, या आपके लिए सब कुछ अभी भी ऑल इज वेल है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2019 में अच्छा प्रदर्शन की थी पूर्वांचल में। हाँ। और लोगों ने भ्रम फैला करके कि संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में है, तो ये 2024 में इनको निश्चित रूप से पूर्वांचल में बढ़त मिली है। हाँ। उससे ये उत्साहित होकर के और प्रवेश कर रहे हैं, तो ये इनकी ये मुगालता है। ये जो भ्रम इन्होंने 2024 में फैलाया था, वो भ्रम बार बार नहीं चले, काट की हाड़ी बार बार नहीं चलेगी, तो नहीं चढ़ेगी। तो ये इनका झूठ चलने वाला नहीं है। पूर्वांचल की जनता इनको सबक सिखाएगी। हाँ, एक चीज और है कि जो इन्होंने अभी इटावा को लेकर के जो इन्होंने झूठ फैलाया, और वहां पे जिस तरह से इन्होंने ब्राह्मण और यादव की लड़ाई इन्होंने कराया, तो इटावा और कन्नौज की जनता अब इनको खदेड़ेगी। इसलिए भी ये पूर्वांचल में आप इस खोल रहे हैं। और पूर्वांचल में अभी काशी के पंडितों ने भी इनको दे दिया संदेश, बहिष्कार करके इनका, इन्होंने जब बुलाया गृह प्रवेश में, तो काशी के पंडितों ने जिस प्रकार से इनका बहिष्कार किया, तो वो भी संदेश है कि उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में किस प्रकार से ये खदेड़े जाएंगे। ये लोग वहां से साफ हो जाएंगे, बार बार झूठ चलेगा नहीं। संविधान का झूठ कि संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण का झूठ कि आरक्षण बदल जाएगा, वो सब बार बार नहीं चलेगा। पूरे देश की जनता इस समय आदरणीय मोदी जी मजबूत होकर के निकले हैं। पाकिस्तान को जिस प्रकार से सबक सिखाया, वो मजबूत होकर निकले हैं। जिस प्रकार से आज घाना और ट्रिनिदाद और टोबैको में जिस प्रकार से उनका सम्मान कर रहे हैं भारतीय मूल के लोग, हाँ। गिरमिटिया मजदूर जो गए थे, आज के वंशज जिस प्रकार से उनको सर्वोच्च सम्मान दे रहे हैं, तो पूरे विश्व में नेता बन के मोदी जी निकले हैं। तो पूर्वांचल में भी इनकी दाल गलने वाली नहीं है। ये तो केवल इटावा और कन्नौज से भागने का एक प्रयास, और कुछ नहीं। ठीक है, मोदी जी के नाम पर तो खैर आप लोग बात करते ही, और वो कितने बड़े ब्रांड है भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये किसी से छुपा भी नहीं है। लेकिन विनय जी, इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिस तरह से पूर्वांचल का जिक्र लगातार किया जाता रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, क्या वाकई में बीजेपी को कोई थ्रेट महसूस नहीं होगा? क्योंकि उसके अपने अलायंस भी कितना दबदबा रखते हैं, चाहे अपना दल सेकुलर की बात की जाए, सुभाषप की बात की जाए, बीजेपी की अपनी पैठ की बात की जाए, और अब अखिलेश यादव की कूच की बात की जाए 2024 के रिजल्ट के बाद। क्या बीजेपी को थोड़ी भी शिकन या तकलीफ नहीं है? क्या उसको लगता है आगे का रास्ता साफ है, जितनी साफगोई से तिवारी साहब कह रहे हैं? इत्तेफाक रखते हैं आप सर? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के माथे पर शिकन रहनी चाहिए, क्योंकि राजनीति में कभी भी निष्कंटक राज किसी का नहीं रहता। जहां तक आजमगढ़ में जो कार्यालय खुला है, उसको हम कह सकते हैं कि अखिलेश यादव जी ने एक तरीके से कैंप आवास बनाया, वरना समाजवादी पार्टी का कार्यालय तो आजमगढ़ में था पहले से ही। वो कोई नया कार्यालय खुला है कि अगर आप जाएंगे कार्यालय बैठने के लिए जाएंगे। आजमगढ़ पुराना गढ़ रहा है समाजवादी पार्टी का। और मैं ये कहना चाहूंगा कि एक समय था, रमाकांत, उमाकांत, भालचंद, मित्रसेन, बालेश्वर यादव, इस तरह के कद्दावर नेता पूर्वांचल में खुद समाजवादी पार्टी ने बनाए और तैयार किए। लेकिन बदले परिवेश में भी अगर बात करें तो केवल 1924 की बात नहीं है। आज की तारीख में 10 विधानसभा आजमगढ़ की है, 10 की 10 सपा के पास।
बगल का जिला गाजीपुर, जहाँ की 6 विधानसभा, 6 की 6 समाजवादी पार्टी के पास। तो ये चिंता का सबक है, क्योंकि दोनों जगहों से अगर बात करें हम, क्योंकि आजमगढ़ में पूरी ताकत लगाई गई थी, उपचुनाव में दिनेश लाल यादव जीते भी थे। गाजीपुर से अगर बात करें तो वहां से खुद मनोज सिन्हा जी कद्दावर नेता है, जो कि इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर के, वो वहां से आते हैं। सारी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की थी, लेकिन विधानसभा में भी कम से कम इन 2 जिलों में उस तरह का परिणाम को देखने को नहीं मिला। जौनपुर, अगर कास्ट समीकरण की बात करें तो केवल ऐसा नहीं कि इस बार सांसदीय का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई, इसके पहले भी पारसनाथ यादव जौनपुर के सख्त मजबूत नेता हुआ करते थे। तो ये चीज देखने की है और हमेशा पार्टी को आत्ममंथन करते रहना चाहिए। मुझे लगता है जिस तरीके से 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी तय किए कि उनको प्रधानमंत्री के बतौर उम्मीदवार प्रत्याशी बनाया गया, तो कहां से चुनाव लड़े? हाँ। तो एक सीट उन्होंने बनारस की चुनी और एक उन्होंने गुजरात की अपनी चुनी, क्योंकि संदेश देना था कि हम अगर बनारस रहेंगे तो उनको बड़ा दायरा था कि बिहार तक हम संदेश देने में कामयाब होंगे। अखिलेश यादव बार बार कहते हैं कि आजमगढ़ उनका घर, ये दूसरा घर है, क्योंकि उनको उतना ही स्नेह मिला, उनकी पार्टी को स्नेह मिला। आज भी धर्मेंद्र यादव वहां से सांसद है, जो उनके परिवार के ही सदस्य हैं। तो एक संदेश अखिलेश यादव ने जरूर वहां से कैंप अपना आवास बनाकर दिया है कि हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। हमारा जैसे कोई भी सांसद अब किसी नए जगह से चुनाव लड़ने जाता है तो पहला आरोप उसका ही लगता बाहरी है। हाँ। जैसे अभी अमेठी में जब आई स्मृति ईरानी जी, चली जाएंगी तो उन्होंने वहां जमीन लिया, घर बनाया। तो अखिलेश यादव जी ने घर बनाकर एक संदेश दिया है कि पूर्वांचल में भी आजमगढ़ उनका एक ठिकाना है। कभी वो सफेई रहेंगे, कभी वो लखनऊ रहेंगे, कभी यहाँ रहेंगे, लेकिन ठीक है वो एक फिजिकल चीज नहीं है, होगा नहीं ऐसा। क्योंकि ये उम्मीद आप करिए कि अब अखिलेश यादव जाकर आजमगढ़ बसने वाले हैं तो संभव नहीं है। लेकिन राजनीति संदेश का खेल होता है, उस संदेश को देने की अखिलेश यादव ने कोशिश की। और ये इंटरेस्टिंग भी है पूजा जी, एक बात यह भी निकल कर सामने आ रही है कि चूंकि पूर्वांचल के लोगों ने आपको अच्छा खासा सहयोग दिया, तो अब आप भी उनके हितों का ख्याल रख रहे हैं, उस क्षेत्र को ज्यादा फोकस में लिए खड़े हैं। ऐसे में आपको लगता है क्या कि पूर्वांचल पर ज्यादा ध्यान दे करके मौजूदा घटनाक्रम में आप जो अपनी खोई हुई जमीन है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उसे दोबारा हासिल कर पाएंगी? क्योंकि आपके लिए चुनौती बहुत है। पहले हम बात करते थे एंटी इनकम्बेंसी की, अब तो प्रो इनकम्बेंसी की चर्चा होने लगी। कुणाल जी देखिए, आपने कहा कि खोई हुई जमीन, समाजवादी पार्टी की जमीन ना खोई थी और ना ही कभी खोएगी। राजनीतिक दल है, कभी गर्दिशों में जाते हैं, कभी गर्दिशों से उभर करके आते हैं। उसको खोई हुई जमीन नहीं कही जाएगी। वो भी खासकर समाजवादी पार्टी के लिए। आपने समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन देखा होगा कि किस तरीके से डाउन भी हुआ, डाउन होने के बाद में फिर हम उभर करके भी आए। अभी हम देश के तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं विधानसभा की सीटों की संख्या के हिसाब से खोई हुई जमीन की बात कर रहा था, क्योंकि नंबर्स मैटर। इट डज मैटर, दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट्स आर फॉर्म। तो अगर जो है, अगर आप कुणाल जी समाजवादी पार्टी को देखेंगे तो ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल पे फोकस कर दिया है, और जगहों पे नहीं किया हुआ है। ये कहना कि ये कोई नैरेटिव चल गया, वो नैरेटिव चल गया, नहीं चलता है। अगर नैरेटिव चल रहा होता तो अयोध्या की सांसदीय सीट भाजपा के पास में होती, समाजवादी पार्टी के पास में नहीं होती। अगर समाजवादी पार्टी के पास में है, तो बिल्कुल सबसे बड़ा एग्जांपल है कि नैरेटिव काम नहीं करता है। नैरेटिव बस जो है ड्राइव करता है, एंड दैट टू 5% ओनली, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं करता है। समाजवादी पार्टी धरातल पर रह करके बिल्कुल लगातार कार्य कर रही है और कर रही थी, तभी जाकर के 2024 में जनता ने हमें समर्थन दिया। और अभी जो हम कह रहे हैं पूर्वांचल को फोकस करके रखे हुए हैं, तो हमने पूर्वांचल की तरफ अभी जाना शुरू किया हुआ है, क्योंकि हम इससे पहले जितने भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम देखेंगे तो आप देखेंगे लगातार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का दौरा चलता रहा। वो इलाहाबाद जो है 3 से 4 बार आ चुके हुए हैं, वो लगातार जा रहे। अब जो है उन्होंने पूर्वांचल का दौरा करना चालू किया हुआ, चाहे वो जो है जौनपुर जाना रहा हो। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि समाजवादी पार्टी जनता के बीच में रहते हुए कार्य करे, और इसीलिए समाजवादी पार्टी ने वहाँ पे अपना कैंप जो कह रहे कैंप आवास बनवाया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कार्यालय पहले से था, हर जिले में रहता है, हम कार्यालय को और जो है ब्रॉडर एस्पेक्ट में रख रहे हैं। हम धरातल पर जनता से जुड़ करके उनकी समस्याओं को समझते हुए उसका समाधान करते हुए आगे बढ़ने चाह रहे हैं। और जमीन तो आप कह रहे हैं कि जमीन तलाश नहीं रहे हैं, जमीन को पुख्ता कर रहे हैं हम। अच्छा। जनता के हित को लेकर के। और इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। उस आगे आपको हो सकता है कि देखने को मिले कि 2026 तक जो है कहीं और कार्यक्रम चल रहा हो, तो आपको लगे कि नहीं अब यहाँ पे फोकस किया हुआ है। तो हाँ बिल्कुल, हम पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में फोकस करेंगे। हम एक जगह पे कार्य करने के बाद में जब हमें लगे कि हाँ हमने यहाँ पे
कार्यकर्ता हम तक अपना जो है लेटर समस्याएं पहुंचा सकते हैं तो हम दूसरी तरफ मूव करेंगे। एट अ टाइम आपको हर जगह पे प्रेजेंट होना तो मुश्किल है, आपको एक जगह पे फोकस करके काम करके फिर दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी यही करे। उन्होंने पहले अवध क्षेत्र को देखा, अवध क्षेत्र में जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगातार दौरे किए, लगातार उनका कार्यक्रम चला, लगातार जो है उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ अपना संवाद बिठाया, कार्यकर्ताओं के घर पे गए। और अभी जो है समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल की जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूर्वांचल के उनके लगातार दौरे चल रहे हैं, वहाँ के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, वहाँ के लोगों से मिल रहे हैं, वहाँ की समस्याओं को सुन रहे हैं। तो इस तरीके से समाजवादी पार्टी जनता की जो समस्याएं हैं उनसे जुड़ करके उनका समाधान करते हुए तैयारी कर रही है। इससे पहले भी हम यही कर रहे थे और आगे भी हम यही करेंगे। ठीक है तिवारी साहब, जिस सीमेंटिंग का जिक्र कर रही हैं पूजा जी, उससे आपको कुछ भी फिक्र हो रहा है क्या? क्योंकि वो कह यह भी रही हैं कि अखिलेश यादव साहब समस्याओं को सुन रहे हैं और आप यह दावा करते हैं कि बीजेपी के शासन में तो किसी को कोई समस्या ही नहीं है। तो ऐसे में किन समस्याओं को वो सुन रहे हैं और ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो लोगों को सुनाई नहीं दे रही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को फिक्र करने और फोकस करने की जो जरूरत है वो इस पे है कि ये लोग झूठ ना फैलाएं। ये लोग झूठ फैलाएं तो किस प्रकार जनता के बीच इनको इनके बारे में बताया जा सके कि किस प्रकार से ये लोग झूठ फैलाते हैं। 2024 में भी इन्होंने झूठ फैला के जिस प्रकार से संविधान और आरक्षण पे वोट लेने का काम किया, तो उससे जनता पार्टी को फिक्र होगी। इनके किसी कार्यालय खोलने से फिक्र नहीं होगी। कारण कि देखिए, मुख्तार अंसारी के चले जाने के बाद जो नेक्सस ये लोग वहां पे मुख्तार अंसारी चलाते थे मऊ से, वो खाली हो गया। तो अब इनको चिंता हुई है कि चलो आजमगढ़ से चलाया जाए। इनको ये नहीं पता कि जितने आजमगढ़ से बंबई का जो नेक्सस था वो सब टूट गया। आपको पता ही होगा कि किस पार्टी में वो लोग जुड़े रहते थे, जो बंबई से और आजमगढ़ तक जो नेटवर्क में जुड़े रहते थे, वो लोग किस पार्टी के फॉलोवर थे। तो अब वो टूटा ही रहेगा। वो योगी सरकार में, मोदी जी की सरकार में वो नेक्सस फिर बन नहीं पाएगा। इसलिए इनके कार्यालय, देखिए, इनके कार्यालय खोलने का जो आप डिबेट चला रहे हैं, इसलिए चला रहे हैं कि कल तक ये लोग ट्विटर पे, अखिलेश यादव केवल ट्विटर पे चुनाव लड़ते थे। केवल ट्विटर पे भ्रम फैला करके चुनाव लड़ लिया उन्होंने कि संविधान को खतरा है और आरक्षण को खतरा है, और 37 सीट ट्विटर पे ही आ गया। तो वो आज जब इन्होंने कार्यालय खोला है, उससे उत्साहित होकर के, कार्यालय तो इनका हर जिले में, तो एक जब मकान खुला तो आप भी डिबेट इसीलिए चला रहे हैं कि पहली बार ये लोग धरती पे आ रहे हैं। तो धरती पे अब ये आजमगढ़ के लोग जान चुके हैं, आजमगढ़ के जो इनके समीकरण के वोटर है वो भी जान चुके हैं कि ये सब ट्विटर वाले लोग हैं। और पहली बार इन्होंने कार्यालय बहुतों ने खोला। बहुत इस देश में तमाम उदाहरण है कि जाकर क्षेत्र में उन्होंने अपना, लेकिन तिवारी साहब ट्विटर वाले सिपाही केवल उधर नहीं है, ट्विटर वाले सेनापति तो आपके पास भी हैं। मालवीय साहब से बेहतर कौन वह व्यक्ति हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में? ट्विटर पर तो आप भी खेलते हैं सर। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता समाज की सेवा करता है, लोगों के बीच जाता है, उनके सुख में शामिल होता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ट्विटर पर नहीं रहते। चलिए, सोशल मीडिया का जमाना है, ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड तो सबको खेलते ही रहना होगा। ठीक है तिवारी साहब, गॉट योर पॉइंट सर। विनय राय जी, इन सबके बीच एक कंफ्यूजन है जो लोगों के मन में बना रहता है। मैं ऐसा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसके ऊपर से थोड़े संशय के बादल छाट दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि 2024 के आम चुनाव में समाजवादी पार्टी को जो सफलता मिली वह एक तुक्का मात्र है। अखिलेश यादव साहब सोचते हैं कि जनता का समर्थन मिला और उस दिशा में अब कूच कर रहे हैं उसे और मजबूती देने के लिए। ये पूरा एपिसोड है क्या सर, और इसके बारे में क्या कुछ कहा जा सकता है? अब देखिए, इसमें दो बातें मैं कहूँगा कि तिवारी जी जो बोल रहे थे तो एक विरोधाभासी बयान। क्योंकि एक तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके कार्यकर्ता गाँव में है, जैसा कहा था पन्ना प्रमुख से लेकर के राष्ट्र प्रमुख तक लोग हैं। अगर कोई ट्विटर पे कोई बात फैलाई जाए और जिसके पास लाखों करोड़ों कार्यकर्ता हो तो उसका खंडन तो तुरंत हो जाना चाहिए। लेकिन कामयाबी इनका कहना है कि वो भ्रम फैलाया गया, वो भ्रम फैलाने में जीत गए विरोधी। तो मैं कह रहा हूँ, फिर ऐसे करोड़ों कार्यकर्ता किस काम के जब आपके ट्विटर के भ्रम से आपको शिकस्त मिल जाए, जब आप हमेशा संवाद करते हैं, लोग सुख दुख में रहते हैं। इसका मतलब आप मानिए कि आपका कार्यकर्ता या तो कागजों में कार्य करता है, जमीन पर स्त्री हो चुका है। इसका कारण क्या होगा वो मूल्यांकन भारतीय जनता पार्टी करे। लेकिन मेरा प्रश्न होता है, 89 में जनता दल की सरकार बनी,
खासतौर पे जिसपे वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। और 91 में बीजेपी एक राम लहर की आंधी जो चली, जिसमें एक रथ यात्रा चली अडवाणी जी की शहादत से सरयू तक, उनकी गिरफ्तारी हुई, फिर समर्थन विड्रॉ हुआ, वीपी सिंह की सरकार गई और 91 में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने और लगा कि अब सीधे बीजेपी का साम्राज्य आ गया, बीजेपी सत्ता में रहेगी। लेकिन 18 महीना बीतते बीतते बाबरी ढांचा जो था वो टूटा और उसका प्रेसिडेंट रूल लगा, चुनाव हुआ जी। 93 जो राम लहर की बात थी, जो हिंदुत्व की बात थी, सनातन की सबसे बड़ी बात, लेकिन एक नारा गठबंधन केवल हुआ बसपा के साथ मुलायम सिंह यादव का, सपा और बसपा और नारा बुलंद क्या किया गया, मिले मुलायम काशीराम, हवा मुड़ गए जैसे राम। यहाँ तो केवल ब्राह्मणों के बारे में छोटी मोटी टिप्पणी की गई है, लेकिन उस समय सीधे आपके ईश्वर आराध्य को चुनौती दी गई, लेकिन परिणाम क्या आया, सीधे सपा बसपा गठबंधन सत्ता में आई और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। एक लंबा वनवास हुआ, फिर एक युद्ध के तौर पर एक गठबंधन फिर मुलायम सिंह का बना, लेकिन युद्ध के तौर पर जब अखिलेश यादव ने डीपी यादव को बाहर किया, कहा अपराधियों को मैं शरण नहीं दूंगा, लगा कि सपा कुछ बदल रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार आई। लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी का जब एरा आया, तब से देख रहे हैं कि आप खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज जी। लेकिन इस बात का मूल्यांकन करना पड़ेगा कि आखिरकार पूर्वांचल जैसे जगह पर जहां एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत थी, लेकिन उसको याद रखना चाहिए इसके पहले कौन मजबूत था, तो सपा का भी मजबूत दल था, चाहे वो भालचंद्र यादव खैलाबाद से जीतते रहे हों, चाहे मित्र सेन यादव अयोध्या से जीतते रहे हों, चाहे आज कमलेश पासवान जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, इनके पिताजी ओम प्रकाश पासवान खुद सपा से चुनाव लड़ चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। उसी तरीके से कुशीनगर में ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, आप अगर आते हैं तो पारसनाथ यादव जौनपुर, आप एक नहीं है, तमाम ऐसे नाम है जो कि मजबूत सशक्त तौर पे लोग मजबूत रहे और काम करते रहे। तो कभी भी आप अगर खुला मैदान सोच लेंगे और आंख मूंद लेंगे संगठन की तैयारी से, तो शिकस्त मिलती है। अखिलेश यादव नई दिशा में काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उनका काउंटर ढूंढ रही है। आप देखिए, इसीलिए ना राष्ट्रीय अध्यक्ष का अभी तक चुनाव हो पाया ना प्रदेश अध्यक्ष का, बिल्कुल तो इनको भी लगता है कि उस फार्मूले को कैसे काटा जाए। तो कहीं न कहीं आप इंतजार करिए, पिछड़े तौर पर कोई न कोई हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष देने की कोशिश की जाए, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम इसका काउंटर नहीं करेंगे तो मुझे दिक्कत होगी। तो कास्ट समीकरण हावी रहने वाला है चुनाव में, इसको एड्रेस करना जरूरी है और जनता के बीच में रहेंगे तभी एड्रेस कर पाएंगे। मुझे लगता है कि जनता के बीच में जाइए, जनता को समझाइए, जनता को अपने मुद्दों से अवगत कराइए। इस समय बेरोजगारी भी समस्या है, महंगाई भी समस्या है। आप देख ही रहे हैं बरहज के विधायक दुर्गा प्रसाद मिश्रा के जो लड़के हैं दीपक मिश्रा, वो परसों दिशा की बैठक छोड़ के इसलिए उठ गए कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी उनका काम नहीं कर रहे हैं। इस सड़क पे पैसा गया और उस सड़क पे काम ही नहीं, वो पैसा कहीं और डाइवर्ट हो गया। स्थितियां यही है, भ्रष्टाचार जो एक मुद्दा बन रहा है स्थानीय स्तर पर। मुख्यमंत्री ईमानदार है, लेकिन विधायक के कहने पर अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, जो जायज काम है। मैं नहीं कहता विधायक नाजायज बात क्यों मानिए, लेकिन जांच करके अगर कोई लापरवाही हुई है तुरंत दंडित करिए। और नियम साथ में कार्रवाई होती है, उसको आप अधिकारी को ही रखते हैं, न जाने किसका संरक्षण हासिल है। तो ये बातें तो करना पड़ेगा और विपक्ष को ऐसे मुद्दे उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल, और जनता के बीच में रहकर ही आखिर चुनाव जीता भी जा सकता है, ये तो फंडामेंटल है, सब जानते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपना वक्त देने के लिए। तो देखिए, नया कैंप ऑफिस कहिए, नया ठिकाना कहिए, नया एड्रेस कहिए, अखिलेश यादव अब आजमगढ़ के काफ़ी हद तक हो चुके हैं। संदेश बहुत दूर तक जा सकता है, क्योंकि चुनाव भी अब उतना दूर नहीं है। 2027 में वह चुनावी रण होगा जो उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा तय करेगा। फिलहाल मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।